हम बात कर रहे थे लूप का। हमने इससे पहले आपको इस ट्रेनिंग में लूप पढ़ाया था, फोर लूप। फोर लूप में आपको मैंने बताया था किस तरीके से हम लूप पढ़ते हैं, और मैं विनोद जी आपको भी मैंने लूप पढ़ा चुका था। अब लूप के जो बाकी पार्ट्स हैं उस बाकी पार्ट को पढ़ते हैं। हमने इन्हें पढ़ाया था फोर लूप। जैसे कि मैंने पहले बताया था, जो लूप हमारे दो तरह के होते हैं, फोर लूप एंड डू लूप। तो फोर लूप तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फोर लूप में एक फोर इंटीजर होता है, एक फोर ईच होता है। तो चलिए हम फोर ईच के बारे में पढ़ते हैं। फोर ईच के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब इसमें फोर ईच में क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल लास्ट क्लासेस में मैंने आपको कुछ बताया था कि इसमें हमारा अगर जहाँ जहाँ मुझे ग्रेटर देन 50 है वहाँ वहाँ मुझे कलर करनी है। तो इसके लिए हमने क्या किया था, इसके लिए हमने दो लूप लगाया था। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा समझा दूं, इससे पहले इसमें हमने क्या किए थे। सब्जेक्ट आ रहा, इस पे मैंने दो लूप लगाए थे। एक लूप लगाया था फोर का, दो फोर लूप लगाया था कि फोर आई इक्वल टू 1 टू कितना है 15। और इसी के अंदर मैंने एक और लूप लगाया था फोर जे इक्वल टू कितने, कॉलम कितने हमारे पास, कॉलम है 3, जो कॉलम है हमारे पास 7। तो j इक्वल टू 1 टू 7। और फिर इसमें कंडीशन दी थी कि इसमें वेरिएबल ले लिया था हमने ऊपर में कि डिम आर एज ए वेरिएंट। हमने वेरिएंट क्यों लिखा, क्योंकि मुझे नहीं पता इसमें नंबर कितना बड़ा है छोटा हो सकता है। फिर यहाँ पे किया आर इक्वल टू सेल सॉरी गलती हो गई मुझसे। सेल्स के अंदर मैंने लिखा था आई कॉमा जे डॉट वैल्यू। अब इसमें कंडीशन दी थी मैंने कि इफ आर इज ग्रेटर देन 50 देन आर डॉट सेल्स आई कॉमा जे इक्वल टू फॉन्ट डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड। और एंड इफ यहाँ पे नेक्स्ट जे, और देन यहाँ पे हमने ये भी किया था नेक्स्ट आई। तो इससे हमारा काम बन गया था। तो प्रॉब्लम था कि फिक्स था हमारे, तो फिक्स हो गया कि 7 तक ही चलेगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन में कि मेरे पास वैल्यू ना जाने कितना हो, हम डिफाइन नहीं कर सकते कि वैल्यू हमारे पे 1 है या 100 है, कॉलम कितना होगा, रो कितना होगा। यहाँ पे हो सकता है सीक्वेंसली ना हो, कि इस तरीके से भी हो, मल्टीपल सिलेक्शन भी हो। तो हमें बेसिकली करना है क्या है, मैं चाहता हूं कि रन करने से पहले यूजर सिलेक्ट करे। जैसे वो सिलेक्ट करेगा और जो सिलेक्शन होगी उस सिलेक्शन पे चलेगा, तो उसके लिए हम लगाएंगे फॉर ईच। अब इसी काम को मैं अपने हिसाब से करके दिखाता हूं। सब्जेक्ट पहले मैंने वेरिएबल डिफाइन किया डिम आर एज ए रेंज। हमने वेरिएबल लिया रेंज नाम का, इसको ऑब्जेक्ट कैटेगरी के अंदर में आता है। मैं रेंज मानने मतलब कि एक आर जो है एक सेल है, एक वैल्यू है, मतलब वैल्यू नहीं है, इस पे वैल्यू स्टोर नहीं हो रहा है, इस पे सेल, एक सेल है, एक सेल स्टोर होता है।
मतलब A1 B1 C1 इस तरह से। इसके बाद मैंने लिखा फॉर ईच आर इन सिलेक्शन, फॉर ईच आर इन सिलेक्शन। यहाँ पे कंडीशन दिया कि इफ आर डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 देन आर डॉट फॉन्ट या इंटीरियर जो भी करना चाहते हो आप, कलर इक्वल टू VV रेड, यहाँ पे एंड इफ और यहाँ पे नेक्स्ट आर। तो यहां से आपका ये डायनेमिक हो गया। इट मीन्स कि अब मैं मैक्रो रन करने से पहले सिलेक्शन करूंगा, देन मैक्रो को मैं रन करूंगा। अब जरूरी नहीं है कि मैंने सिलेक्शन कंटिन्यूअस हो, हम कुछ पार्ट को भी सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे मुझे इसको इस तरह से सिलेक्शन करना है, ठीक है। इस पे भी हम मैक्रो रन कर सकते हैं इस चीज को। तो इस सिलेक्शन मेथड होगा कि सिलेक्शन पे काम चलाना चल सकते हो। तो क्वेश्चन उठता है कि सर ऐसे तो हम कर ही सकते थे। अब इसमें एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि फॉर ईच इंपॉर्टेंट क्यों है। हमारे पास MS वर्ड के अंदर एक फैसिलिटी है केस चेंज करने का। मैं इसको पूरे के पूरे अपर केस में करना चाहता हूं, तो सिलेक्शन करके मैं यहां पे जाऊंगा, अपर केस पे क्लिक कर दूंगा। लेकिन जब हम एक्सेल की बात करते हैं इस तरीके से डिफरेंट कॉलम पे मैं वर्ड लिखे हैं, इन सबों को मुझे अपर केस में कन्वर्ट करना है। कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। इस पे हमारे पास क्या बचता है कि मैं हर एक कॉलम इंसर्ट करूं, हर जगह पे मैं अपर का फॉर्मूला लगाऊं और अपर का फॉर्मूला के करें, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है MS वर्ड की तरह कि मैं सेलेक्ट करूंगा और चेंज कर दूंगा। इस केस में हम यूज कर सकते हैं मेथड में ये आपको VBA स्किल्स को। कैसे, चलिए बताते हैं। यहां पे मैं कोडिंग लिखूंगा, एक डिफाइन करता हूं सब्जेक्ट टू। यहां पे किया मैंने सेम ऐसे ही डिम R एज ए रेंज फॉर ईच R इन सिलेक्शन। ठीक है, फॉर ईच R इन सिलेक्शन। फिर मैं कंडीशन दिया कि R डॉट वैल्यू क्या हो जाए, यू केस R डॉट वैल्यू। यहां पे नेक्स्ट R। अब क्या होगा, इस मैको को रन करने से पहले मैं एरिया सेलेक्ट कर लूंगा, ब्लैंक तो कुछ कन्वर्ट होगा ही नहीं, और मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और करूंगा रन। पूरा चेंज कर दिया, देखा सर। तो इस तरह के जो सिलेक्शन वाला वर्क होता है उस वर्क में हम इसका यूज करते हैं। तो आपको फॉर लूप समझ में आ गया, आपको फॉर ईच समझ में आ गया।
अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि सिलेक्शन ही हो, अगर आपके पास कोई फिक्स रेंज है तो फिक्स रेंज भी डाल सकते हो कि रेंज A1 से लेके C11, इस तरह की फिक्स रेंज भी आप डाल सकते हो। तो आप सिलेक्शन भी डाल सकते हो या कोई पार्टिकुलर रेंज भी डाल सकते हो। महेश्वर जी कोई डाउट इसमें? ओके, अब आगे हम बढ़ते हैं। अब हमारे पास फोर लूप हमारा खत्म हो चुका है। फोर के बाद हमारे पास आता है डू लूप। डू में एक वाइल है, एक अनटिल है। अब चलिए उसका यूज समझते हैं। अब जैसे कि आप जो है यहां पे, अब इसमें मुझे जो ग्रेटर देन 50 उसको कलर करना है, कॉपी करना है, कोई पेस्ट करना है, तो हमें अगर लूप लगाते हैं, फोर लूप में क्या है, एक स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन मुझे देना होता है। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि मुझे ना स्टार्टिंग पोजीशन, हमें ना स्टार्टिंग पोजीशन पता है ना एंडिंग पोजीशन। स्टार्टिंग पोजीशन पता है बट एंडिंग पोजीशन पता नहीं है और फिक्स भी नहीं है, हम डिफाइन भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन आती है, वहां पे हम डू लूप लगाते हैं। अब इस कंडीशन क्या है कि मैं चाहता हूं कि यहां तक यहां चले, तो मुझे करना है कि ये कब तक चलता रहे, जब तक कि इसको ब्लैंक ना मिले। माने कि आपको एंडिंग पोजीशन एक कंडीशन पे है कि जब इसको जैसे ब्लैंक मिला तो मेरा माइक्रो स्टॉप, मेरा जो लूप है वो एग्जिट हो जाए। तो उस केस में हम यूज करेंगे अपना ये। आइए चलते हैं। सब मैं यहां पे करता हूं डिम आर एज ए इंटीजर, आर इक्वल टू आर प्लस 1। यहां पे लिखता हूं डू वाइल सेल आर कॉमा 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। यहां पे क्या हो, आर इक्वल टू आर प्लस 1। फिर कंडीशन चेक करो कि इफ सेल्स, नहीं ये मुझे ऊपर ही देखना पड़ेगा, ये गलत किया मैंने, यहाँ पे नहीं, ये नीचे रहेगा, इसके बीच में होगा कि इफ सेल्स आर कॉमा 1 डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 50 देन सेल्स कर लो, या रेंज भी दे सकते हो यहाँ पे इस तरीके से, रेंज ए एंड आर डॉट फॉन्ट डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड एंड इफ। और उसके बाद आर में मैंने एक +1 कर दिया ताकि ये इंक्रीज हो जाए, तब नेक्स्ट वैल्यू को चेक करें, और लास्ट में आप यहाँ पे लूप लिख दोगे। मैं इसको प्ले करता हूँ। चला क्यों नहीं? हाँ देखा आपने, चल गया। मैं फर्स्ट टाइम से रन नहीं किया था मैंने, चल गया सर। तो डू वाइल में क्या होता है कि हमने कंडीशन दिया कि वाइल सेल्स जो है आर इक्वल टू डॉट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हमने दिया। एक पहले में एक वैल्यू पे हमने +1 कर दिया, फिर आप इक्वल टू 1 भी कर सकते हो यहाँ पे, और फिर बोला कि चेक करो। फिर चेक किया इसने, फिर यहाँ पे एंड इफ हुआ, देन यहाँ पे इसने आर में एक +1 कर दिया, पहले 1 था, देन क्या हो गया 2 हो गया। फिर चेक करा कि क्या A2 की वैल्यू 0 तो नहीं है,
नॉट इक्वल टू जीरो होगा तब कंडीशन चेक करें, मतलब कि आपको एंडिंग पोजीशन जो आपका एंडिंग पोजीशन जो होता है वो एंडिंग पोजीशन आपके पास एक कंडीशन पे लूप चलता है। लूप कब तक चलता रहा है? जब तक कि मेरा एक कंडीशन ट्रू ना हो जाता है। जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक चलेगा, जैसे कंडीशन फॉल्स होगा तब तक ये बंद हो जाएगा आपका। अगर हम डू लूप समझ में आ गया महेश्वरी जी आपको? ओके, अब डू लूप के बाद हम यहाँ पे डू अंटिल की बात करते हैं। अब कंडीशन कुछ उल्टा, डू अंटिल क्या करता है, जस्ट इसके अपोजिट होता है। ये क्या होता है, जब तक कंडीशन ट्रू हो रहा है तब तक ही चलेगा। और डू अंटिल क्या होता है कि जब तक कंडीशन ट्रू नहीं रहेगा तब तक चलेगा, जैसे कंडीशन ट्रू होगा वो आउट हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक करता हूँ, इनपुट बॉक्स लेता हूँ यहाँ पे, डिम आर एज ए इनपुट बॉक्स, आर एज ए मैंने बोल दिया यहाँ पे, मान लीजिए वेरिएंट कर देता हूँ मैं, वेरिएंट। और यहाँ पे कंडीशन देता हूँ कि डू अंटिल में एक ही होगा, लेन आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, आर इक्वल टू इनपुट बॉक्स एंटर द MSG, एंटर द नंबर, देन लूप। नहीं एक्सेप्ट ओके करने पे नहीं ले रहा है, मैं कुछ टाइप कर दूं देन इस ले लेगा। अब यहाँ पे ऊपर इसमें गौर कीजिए, देखिए यहाँ पे मुझे पहले कंडीशन ट्रू होगा देन नीचे के स्टेप को चलता है। इसी को ध्यान रखिए कि डू वाइल कब चलता है, जब आपकी कंडीशन पहले फॉल्स ट्रू होती है तभी और नेक्स्ट कंडीशन चलने देता है। अगर मैं इस चीज़ को हटा दूं तो आपका ये नहीं चलेगा, क्योंकि पहले बार में आर इक्वल टू जीरो रहेगा और जीरो इक्वल टू जीरो यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा। तो पहले क्या होता है कि पहले कंडीशन ट्रू होगा तभी वो नीचे के स्टेप को चलेगा, लेकिन डू अंटिल इसके अपोजिट होता है कि पहले वो कंडीशन को चलाएगा, पहले ऑब्जेक्ट को जो भी आपके जो है प्रोग्राम है उसको रन करेगा, देन चेक करेगा। अगर हम बात करें स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग की, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग में जैसे यहाँ पे कि पहले वेरिएबल डिक्लेयर किया, देन आर पे वैल्यू असाइन किया, देन यहाँ पे चेक किया, देन इसको वर्क किया, इसको वर्क किया, इसको वर्क किया, देन लूप किया। तो यहाँ भी ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम में तो आर में तो कुछ ही नहीं है, ब्लैंक है बिल्कुल, क्योंकि हमने इससे डू लूप और डीम लूप के बीच में कोई असाइन ही नहीं किया है कुछ आर पे। तो यहाँ पे तो भाई बाहर आ जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि पहले इसको चला देन इसको चला, तो ये क्या होगा, फ्रीजर हो गया कि इनपुट बॉक्स तभी हटेगा जब इसमें आप कुछ टाइप करोगे, वरना इनपुट बॉक्स आपसे हटेगा ही नहीं। ठीक है, कोई डाउट आपको टू एंड टू में? विनोद जी कोई प्रॉब्लम? ओके, तो डू लूप आपको लूप समझ में आ गया, वाइल लूप समझ में आ गया, डू लूप समझ में आ गया, और आपको फोर लूप समझ, डू लूप आ गया, फोर लूप आ गया एंड फोर ईच आ गया। तो लूप सेक्शन हमारा खत्म हो गया। लूप का सेक्शन हमारा खत्म हो चुका है। लूप के बाद हमारे पास आता है इवेंट मैक्रो। स्टार्टिंग क्लास में मैंने आपको बताया था इवेंट मैक्रो के कुछ प्रोग्राम ये बताए थे, आपको स्टेप बताया कि इवेंट मैक्रो करता क्या है। तो चलिए हम इवेंट मैक्रो को आज क्लियर करते हैं।
जैसे कि मैंने बताया था कि इवेंट मैक्रो कब काम करता है, जब कोई इवेंट होता है। जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जहां जहां कर्सर लेके जाऊं वहां वहां मेरा कलर हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि, लेकिन देखिए आपका जो प्रोग्रामिंग होता है डू लूप का, वही सॉरी इसका इवेंट का, वहीं पे होता है जहां पे आप परफॉर्म करना चाहते हो। तो मुझे सीट 1 पे परफॉर्म करना है, तो मैं सीट 1 पे डबल क्लिक किया, क्योंकि अभी तक जो हम प्रोग्रामिंग कर रहे थे वो प्रोग्रामिंग कहाँ पे कर रहे थे, वो प्रोग्रामिंग कर रहे थे आपका मॉड्यूल्स के अंदर में। क्योंकि मॉड्यूल्स के अंदर में प्रोग्राम करके मैं कहीं भी कॉल कर सकते थे, लेकिन मुझे यहाँ पे मैक्रो इवेंट के रूप में चाहिए। तो यहाँ पे मुझे वर्कशीट यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, वर्कशीट सिलेक्शन चेंज बाय डिफॉल्ट आया। हाँ बोलूंगा मैं कि एक्टिव शीट एक्टिव सेल होगा, माफ कीजिएगा सेल है ना, एक्टिव सेल्स डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड। अब क्या होगा कि मैं सीट 1 पे जहां भी क्लिक करूंगा वहां का कलर रेड हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे और भी बहुत सारे इवेंट है, जैसे एक्टिवेट। मैं सीट एक्टिवेट करूं तो एक मैसेज बॉक्स आएगा, MSG बॉक्स, यहाँ पे लिखिएगा एंटर दी, नहीं यहाँ पे वेलकम आएगा, वेलकम टू दिस सीट। अब जैसे मैं किसी और सीट पे जाऊंगा, नेक्स्ट सीट पे आऊंगा, तो ये वेलकम का मैसेज पूछेगा। ठीक है, उसी तरीके से और भी यहाँ पे बिफोर डबल क्लिक, मैं चाहता हूं डबल क्लिक कोई करे, जिस सेल पर डबल क्लिक करे वो सेल हमारा हाइड हो जाए और अनहाइड भी हो जाए, जो जिस पे क्लिक करूं वो हाइड हो जाए, सिंपल सी बात। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं सेल्स एक्टिव सेल्स डॉट एंटायर रो डॉट हिडन इक्वल टू ट्रू। अब यहाँ पे देखिए सीट 1 पे जहां भी डबल क्लिक करूंगा वो हाइड हो जाएगा। बिफोर राइट क्लिक करने से पहले क्या हो जाए, कैलकुलेट और चेंज। तो पहले आपको मैं चेंज समझाता हूं, फिर कैलकुलेट समझाऊंगा। मैं चाहता हूं कि जैसे इस फाइल में जो कोई भी मैं चेंजिंग करूं, मेरा फाइल ऑटोमेटिक सेव हो जाए। तो उसके लिए वर्कशीट, यहां पे मैंने बोला चेंज, नीचे डिलीट कर देते हो, यहां पे लिखता हूं एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव। अब मैं इस पे कुछ भी डबल क्लिक एंटर मारा, देखो फाइल सेव हो गया। कुछ भी चेंज करोगे आपका फाइल सेव हो जाएगा, एवरीथिंग चेंजिंग पे आपका फाइल सेव हो जाएगा। तो चेंज और कैलकुलेट में क्या अंतर है, अब कैलकुलेट आपको मैं समझाता हूं। यहां पे कैलकुलेट, अब यहां पे इसको भी मैं सेव कर देता हूं। तो अगर मैं यहां पे कुछ टाइप किया तो मैं सेव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एक मिनट, एक ही यहाँ डाला हुआ है ना, इसलिए दिक्कत है। यहाँ पे सीट 3 पे करता हूँ, सीट 4 पे, सीट 3, हाँ सीट 3 पे। सीट 4 पे
चेंज, ओ सॉरी मैंने वर्कशीट चेंज का कॉपी कर दिया है, माफ़ कीजिएगा। मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहिए था ना। हाँ, अब मैं इस पे इसका सम करता हूँ, और अब यहाँ पे मान लीजिए कोई मैसेज देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ तो आपका माइक्रो रन नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ कुछ भी टाइप किया तो आपका सेव हुआ और मैसेज दिया। मतलब कि आप जिस वैल्यू पे चेंज करते हो उस वैल्यू पे चेंज करने के बाद कोई फॉर्मूला अपना रिजल्ट अपडेट कर रहा है, तभी आपका मैक्रो चलेगा, वरना नहीं चलेगा। जैसे कि यहाँ मैं 52 डाल के एंटर मारा, नहीं चला क्योंकि 52 पहले से ही था। यहाँ पे मैं 53 डाला, एंटर मारा, दैन नहीं चला आपका। तो चेंज उसके लिए, कैलकुलेट उसके लिए होता है। डीएक्टिवेट होता है। फॉलो हाइपरलिंक, जब हाइपरलिंक में आप क्लिक करते हो। पाइवट टेबल अपडेट, जब पाइवट टेबल को रिफ्रेश करते हो तब आपका मैक्रो चलेगा। मतलब ये मैक्रो कोडिंग तो वही होगी जो आपने टाइप किया है। रन ऑटोमेटिकली कब होगा ये डिपेंड करता है आपको इस पे, कि आपका मैक्रो डायरेक्टली रन कब होगा। क्लियर है? अब चलिए कोई लाइव एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। तो यहां पे हम डिस्कस कर रहे थे एक प्रोजेक्ट के बारे में। तो प्रोजेक्ट जैसे कि मैं यहाँ पे कोई डेट लिखूं, मैंने यहाँ पे मान किसी का अटेंडेंस है, मैंने यहाँ पे नेम, कोई अपना नाम लिखे, नाम लिखते इसकी अगली कॉलम में ऑटोमेटिकली डेट एंड उसकी अगली कॉलम में टाइम अपने आप आ जाए। लेकिन अगर वो एक कॉलम में टाइप करता है तभी आए, अगर कहीं और टाइप करे तो ना आए। क्वेश्चन है यहाँ पे। तो उसके लिए ये सीट कौन सा है? सीट 13 है। तो सीट 13 पे जाएंगे, यहाँ पे होगा चेंज, क्योंकि टाइप करना चेंज करना ही कहलाएगा। यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले तो एक हम वेरिएबल निकालते हैं, डिम आर एज ए इंटीजर, और बोला कि आर इक्वल टू एक्टिव सेल डॉट कॉलम। ये बताएगा कि जो यहां पे टाइप हुआ है, चेंज हुआ है, उसकी कॉलम नंबर क्या है। फिर यहां पे करेंगे कंडीशन, इफ लगाएंगे, इफ आर इक्वल टू 1, ये पहली कॉलम है, देन क्या करो, एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट -1, 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू डेट। अब बोलोगे सर -1 क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पे मानो सुजीत लिख के टाइप किया तो आफ्टर द चेंज चलता है, तो इसके बाद एक्टिव सेल कौन सा होगा? एक्टिव सेल आपका ए होगा, नीचे वाला। तो ए ऊपर जाएगा और इसके अगली कॉलम में डेट डालेगा, और नेक्स्ट यहां होगा कि -1, यहां पे हो जाएगा आपका 2 डॉट वैल्यू, और यहाँ पे नाउ लिखना है आपको, लेकिन नाउ सिर्फ टाइम चाहिए, तो इसके लिए हम लिखेंगे फॉर्मेट, जो टेक्स्ट का फॉर्मूला नॉर्मल एक्सेल में यूज करते हैं। यहाँ में होगा नाउ कॉमा HH कॉमा MM
कॉमा एस एस, देन एंड इफ। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा सुजीत, टाइम डेट एंड टाइम आ गया। ये चल ही क्यों रहा है अभी तक? ओ नो, ये इसमें दिक्कत हो गई। ये क्या हो रहा है कि हर बार चेंज हो रहा है ना। हमने कुछ गलत किया है क्या? अच्छा ये देखो यहाँ पे ये गलत था, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी। यहाँ पे लिखता हूँ इंदर, आ गया मनीष, नहीं ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो आ जाता है। ये क्या होता है कि जब डेट टाइप कर रहे हैं ना उसको भी चेंज मांग रहा है, कि यहाँ पे डेट डालने में वो भी चेंज मांगता है ना। बी, उसका भी उपाय है मेरे पास। यहाँ लिखता हूँ रेंज सेल, सेल्स आर प्लस 1 डॉट नहीं, यहाँ पे 1 ही कर, यहाँ पे एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 0,1 डॉट सेलेक्ट। ये करने से फिर नहीं चलेगा। अब देखते हैं पुनीत, इतने जगह पे क्यों टाइप कर दिया इसने? इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है पुनीत जी, सॉरी रविंदर जी और विनोद जी, कि हर बार चेंज हो रहा है ना, ये हर बार ये चेंज हो रहा है। तो हर यहाँ पे हमने क्या किया, जब वर्कशीट पे डेटा चेंज हो तो चले, तो हर बार चेंज करके हमने डेट डाला वो भी एक चेंज है, ये नंबर फॉर्मेट डाला वो भी एक चेंज है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमने कई बार ऐसी चीज़ें बनाई थी तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं, एक ही बार डेटा चेंज होता है। ठीक है, इस पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आगे हम वर्क करते हैं, इस तरीके से आगे बताऊंगा मैं कि किस तरीके से और हम वर्क करते हैं इसमें। ठीक है, तो आज मैं आपको वर्कशीट के जो चेंज ये थे उस पर मैंने दिखाया आपको कि वर्कशीट का जो एरर था उसको बारे में बताया।
अब वर्कशीट के जितने भी आपके जो इवेंट्स हैं, उस इवेंट्स में जो कुछ काम है, उस काम को आप लोग कर लीजिए। कल की क्लास में मैं आपको बता